सबसे पहले तो कल 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट सीखा था, एक बार उसको डिस्कस कर ले। जब भी वेरिएंस निकाला जाएगा तो दो चीजों का डिफरेंस होगा। एक तो बाय डिफॉल्ट आना ही आना है क्या, एक्चुअल। एक्चुअल को कंपेयर हमेशा किससे करना है, बजट से। कौन था ये, कौन था ये? हाँ, ये सर्वज्ञ ही था, मेरे को भी इसी की आवाज लगी। तो एक्चुअल को हमेशा किससे कंपेयर करना है आपको, स्टैंडर्ड से। स्टैंडर्ड और बजट में अंतर क्या है, बजट भी है जो लगना चाहिए था, बोलते चलना भाई, स्टैंडर्ड भी है जो लगना चाहिए था। बस अंतर क्या है, बजट बना था या बनेगा, बना था बजटेड आउटपुट के लिए, और स्टैंडर्ड बनेगा कि बना था, बनेगा किसके लिए, एक्चुअल आउटपुट के लिए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप वेरिएंस निकाले आपको एक्चुअल को किससे कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड से कंपेयर करना है, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। कभी कभी आप एक्चुअल को बजट से भी कंपेयर कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कब, जब टाइम बेसिस डिपेंडेंट अगर वेरिएंस है तो चाहे स्टैंडर्ड बोलो चाहे बजट बोलो, फिर उसमें कोई भी अंतर नहीं पड़ता। लेकिन आप तो हमेशा स्टैंडर्ड मान के चलो, कोई दिक्कत नहीं आना, ठीक है। फिर एक डिपार्टमेंट सिर्फ कितने फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, एक। आप एक डिपार्टमेंट को दो चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते, या दूसरे शब्दों में बोले तो वो उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा जो उसके हाथ में नहीं था। थर्ड पॉइंट, AQ और AO मटेरियल के केस में कभी भी सेम नहीं होंगे। AQ डिनोट करता है इनपुट, AO डिनोट करता है फिनिश गुड्स, दोनों में बहुत अंतर है। AQ किसके आधार पर निकलेगा, जल्दी से बोल दो, किसके आधार पर निकलेगा, एक्चुअल आउटपुट के आधार पे। सब गलत, बहुत बढ़िया। AQ नहीं निकलता है, AQ तो गिवन होता है, SQ निकलता है एक्चुअल आउटपुट के आधार पे। सब हाँ में हाँ बिल्कुल, है ना। तो AQ नहीं निकलता, AQ तो आप निकाल भी नहीं सकते हो, क्यों, जो लगा है वो लगा है। जबकि ये निकाला जा सकता है जो आउटपुट आया है उसके लिए कितना लगना चाहिए था। दोनों में सिमिलरिटी बताओ, AQ SQ में सिमिलरिटी, दोनों में आउटपुट क्या है, सेम। सिर्फ अंतर है कंजम्पशन का, आपने मटेरियल ज्यादा कंज्यूम किया या कम कंज्यूम किया। फिर कल अपन ने थोड़ा पढ़ाई से बाहर की चीज देखा था, मटेरियल यूसेज वेरिएंस अगर 0 आ रहा है इसका मतलब टोटल लॉस इज इक्वल टू नॉर्मल लॉस। ऐसा नहीं कि लॉस नहीं है, टोटल लॉस इज इक्वल टू नॉर्मल लॉस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस एडवर्स आ रहा है, मतलब टोटल लॉस ज्यादा है और नॉर्मल लॉस कम है, मतलब दोनों का डिफरेंस एबनॉर्मल लॉस है। अगर मटेरियल यूसेज वेरिएंस फेवरेबल आ रहा है इसका मतलब टोटल लॉस कम है और नॉर्मल लॉस ज्यादा है, मतलब दोनों का डिफरेंस एबनॉर्मल गेन कहलाएगा, ठीक है। कौन सा डिपार्टमेंट यूसेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। वो कंपेयर करेगा दो चीजों का डिफरेंस, किस किस का, SQ और AQ। लेकिन उसको किसके लिए जवाबदार नहीं माना जाएगा, प्राइस के लिए नहीं, प्राइस के डिफरेंस के लिए। इसलिए हम वहां पे क्या लेंगे, अमाउंट, स्टैंडर्ड प्राइस। जबकि मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए कौन जवाबदार है, परचेज डिपार्टमेंट। इसकी जवाबदारी कैसे डिसाइड होगी, क्या माइनस क्या, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे हम क्या, क्योंकि भाई जो परचेज किया है उस पर प्राइस डिफरेंस आया होगा, न कि जितना लगना चाहिए था उस पर प्राइस डिफरेंस आया होगा। फिर अगर 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटी है या टाइप थे, क्वांटिटी या टाइप 2 या 2 से ज्यादा प्रकार के मटेरियल लग रहे हैं तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस से 2 पार्ट में बाइफरकेट होता है। पहला यील्ड, दूसरा मेन पर्पस क्या है यूसेज को बाइफरकेट करने का, टू फाइंड आउट यील्ड और टू फाइंड आउट मिक्स। और मिक्स हम रिकमेंडेड है क्या आना चाहिए, 0, ना फेवरेबल ना एडवर्स, क्योंकि फेवरेबल आया तो भी क्वालिटी अफेक्ट हो चुकी है, एडवर्स आया तो भी क्वालिटी अफेक्ट हो चुकी है। बड़े चलो अब आगे बढ़ते हैं इसकी दुनिया। अब मैंने कल आपको बोला था फॉर्मूले बिल्कुल भी याद नहीं करना है, लॉजिक अपन ने देख लिया कि भैया किससे मल्टीप्लाई होता है क्या होता है, लेकिन एग्जामिनेशन में लॉजिक से ज्यादा वहां पे स्पीड मैटर करती है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, विद इन द टाइम पीरियड, नहीं, टाइम पीरियड से पहले ही आपका बन जाना चाहिए, क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग पार्ट है उसमें कोई फॉर्मेट होता है क्या, नहीं होता, तो उसमें समय आपको ज्यादा लगेगा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज रेड पेन से लिखो आप, हाउ टू डिराइव द फॉर्मूला, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, हाउ टू डिराइव द फॉर्मूला।
31 फॉर्मूले में से अगर फिक्स्ड ओवरहेड के मैं फॉर्मूले हटा दूं तो सभी इससे बन जाएंगे। फिक्स्ड ओवरहेड थोड़ी दुनिया अलग चलती है उसकी। हाउ टू डिराइव द फॉर्मूला, बहुत ध्यान से बनना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये नहीं पढ़ा तो फिर कुछ भी नहीं पढ़ा। और ऐसा नहीं कि अपन ये पढ़ लेंगे तो लॉजिकल नहीं देखेंगे, लॉजिकल भी देखना है और साथ में इसकी भी प्रैक्टिस करना है। लॉजिक काम आएगा आपके माइंड को डेवलप करने के लिए, ये काम आएगा एग्जामिनेशन में नंबर स्कोर करने में विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। जो भी इसका रूल नंबर 1, टोटल 3 रूल है इसके। रूल नंबर 1, सिंगल टाइप ऑफ रॉ मटेरियल है, सिंगल टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, कितने कॉलम बनेंगे? 3 कॉलम। सिंगल टाइप ऑफ रॉ मटेरियल है, कितने कॉलम बनेंगे? 3 कॉलम बनना है। तो बताया मटेरियल में जो भी कॉलम बनेंगे, 3 बनेंगे 4 बनेंगे, हर कॉलम 2 चीजों का मल्टीप्लिकेशन है। क्या क्या? हर कॉलम, चाहे 3 कॉलम बने, चाहे 2 कॉलम बने, चाहे 5 कॉलम बने, जब भी मैं मटेरियल की बात करूंगा तो 2 चीजों का मल्टीप्लिकेशन है। बहुत सिंपल है, आप बोल दो प्राइस और क्वांटिटी है, तो बहुत सिंपल है, कोई रटने की भी जरूरत नहीं। प्राइस और क्वांटिटी का, कहीं पे स्टैंडर्ड प्राइस आ जाएगी, कहीं पे एक्चुअल प्राइस आ जाएगी, कहीं पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाएगी, कहीं पे एक्चुअल क्वांटिटी आ जाएगी। लेकिन ये तो कंफर्म है, अगर सिंगल टाइप ऑफ रॉ मटेरियल है, कितने कॉलम? 3 कॉलम। हर कॉलम मटेरियल में किन 2 चीजों का मल्टीप्लिकेशन है? वापस बोल दो, क्वांटिटी और प्राइस। क्या इसको याद रखने की जरूरत है क्या, क्वांटिटी है प्राइस? ये तो बहुत ही सिंपल है। 2 और मोर टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल है, 2 और मोर टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल है, 4 कॉलम। मतलब ध्यान देना, अगर मेरे फिनिश गुड्स बनाने में 8 मटेरियल लग रहे हैं तो भी कितने कॉलम? 4। 2 या 2 से ज्यादा है तो कितने कॉलम? 4। 5 कॉलम वाला कोई रोल है ही नहीं। इसी को कन्वर्ट कर सकते हो आप, सिंगल कैटेगरी ऑफ लेबर है। सिंगल कैटेगरी ऑफ लेबर मतलब 1 यूनिट बनाने में कितने आवर लग रहे हैं? 1 आवर की बात नहीं कर रहे हम, कैटेगरी की बात कर रहे हैं। या तो स्किल्ड लग रहा है, या तो फ्रिप, अनस्किल्ड लग रहा है, या तो फ्रिप सेमी स्किल्ड लग रहा है, इसको बोला जाता है कैटेगरी। वो उस कैटेगरी के कितने आवर लग रहे हैं उसको कोई मतलब नहीं। यहां पे भी टाइप है, वहां पे भी कैटेगरी है। सिंगल कैटेगरी ऑफ लेबर है, कितने कॉलम? बोल तो सेम नियम है, 3 कॉलम। 2 या 2 से ज्यादा कैटेगरी ऑफ लेबर है, मतलब स्किल्ड भी है, सेमी स्किल्ड भी है, या अनस्किल्ड भी है, तो 4 कॉलम। नियम पूरे सेम। एक और ले लो, सिंगल प्रोडक्ट ही हम बेचते हैं, सेल में काम आएगा। एक ही प्रोडक्ट है जो हम बेचते हैं सेल में, 3 कॉलम। नहीं भाई, हम तो 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बेचते हैं, हम तो 6 प्रोडक्ट बेचते हैं, 4 कॉलम। तो अच्छी बात क्या है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ रॉ मटेरियल के लिए पढ़ रहे हो। फिक्स्ड ओवरहेड को छोड़ दो क्योंकि उसकी दुनिया थोड़ी अलग जाती है, बाकी हर में यही लगेगा। वहां पे भी 3 कॉलम आना है, वहां पे भी 4 कॉलम आना है। मटेरियल में कॉलम क्या मल्टीप्लाई हुआ? बोलते चलना भाई, बोलते चलना। क्वांटिटी इंटू प्राइस। लेबर में क्या होगा? बोलेगा कोई नहीं, बोलेगा कोई नहीं, बस सोचो लेबर में क्या मल्टीप्लाई होगा। यहां पे कौन, अरे बेटा आराम से, वहां पे आवर इंटू रेट, सिंपल। सेल में क्या मल्टीप्लाई होगा? क्वांटिटी बोल दो, आउटपुट बोल दो, मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। तो वो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बस आपको ये छोटी सी चीज याद रखना है, 3 कॉलम और 4 कॉलम, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि 3 घंटों के उस आवर्स में आप ये चीज कंफ्यूज हो जाओगे, 3 कॉलम बनेगा या 4 कॉलम बनेगा। बहुत सिंपल नहीं है। चलो ठीक है। सेकेंड रूल, फर्स्ट कॉलम में क्वांटिटी आएगी क्या? मुझे बड़ी मजा आती है ऐसा सवाल पूछने में। फर्स्ट कॉलम में क्वांटिटी आएगी क्या? नहीं आएगी ना भूपेन? बस तुम्हारे जैसे लोगों के लिए प्रश्न था। हर कॉलम 2 चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या क्या? क्वांटिटी और प्राइस। क्यों नहीं आएगी? फर्स्ट कॉलम में भी क्वांटिटी आएगी, सेकंड कॉलम में भी आएगी, थर्ड में भी आएगी, और अगर 4 कॉलम बन रहे हैं तो चौथे में भी आएगी। क्वांटिटी तो सभी में आना है, प्राइस तो सभी में आना है। तो फर्स्ट कॉलम में जो क्वांटिटी होगी, किसके केस में? मटेरियल के केस में। लेबर के केस में क्या आएगा? यहां पे
आवर्स। सेल के केस में आउटपुट या यूनिट्स या जो भी आप बेच रहे हो वो, पहले कॉलम में जो क्वांटिटी आएगी वो स्टैंडर्ड आएगी। इसका मतलब कोई बता सकता है? इसी लाइन को आगे जोड़कर वो लिखेंगे नहीं, वो डीम्ड होता है। पहले कॉलम में जो क्वांटिटी आएगी वो स्टैंडर्ड आएगी। इसका मतलब बचे हुए कॉलम में जो क्वांटिटी आएगी वो, बोलो ना, आप ही बोलो। पहले कॉलम में जो क्वांटिटी आएगी वो स्टैंडर्ड आएगी। इसका मतलब बचे हुए कॉलम में जो क्वांटिटी आएगी, पहले तो बचे हुए कॉलम में क्वांटिटी आएगी। हाँ, हर कॉलम में क्वांटिटी आना है मटेरियल के केस में, तो बचे हुए हर कॉलम के केस में क्वांटिटी कौन सी आएगी? एक्चुअल आना है। पहले कॉलम में आवर आएंगे क्या लेबर के केस में? पहले कॉलम में आवर आएंगे क्या? हाँ आएंगे। तो वो कौन से आएंगे? स्टैंडर्ड। बाकी जितने भी कॉलम में आवर मिलेंगे वो एक्चुअल। पहले कॉलम में क्वांटिटी आएगी क्या सेल्स में? आएगी। वो कौन सी क्वांटिटी होगी? स्टैंडर्ड बोल रहा है, बजटेड बोल दो, देखेंगे क्या बोलते हैं उसको। बाकी सभी कॉलम में एक्चुअल। सबसे अच्छी बात क्या है इस रूल की? रूल बदलते नहीं है, चाहे आप कोई भी वेरिएंस निकालो, एक्सेप्ट फिक्स्ड ओवरहेड, उसकी दुनिया अपनी अलग जाएगी। लास्ट कॉलम में प्राइस आएगी भूपेन? अब तो बोलेगा आएगी बिना सोचे बोलेगा। लास्ट कॉलम में प्राइस आएगी? हाँ आएगी। लास्ट कॉलम में जो प्राइस आएगी वो एक्चुअल आएगी। कोई इसका मतलब बता सकता है? व्हाट डज इट डिनोट्स? आगे क्या? ठीक है, लास्ट कॉलम में प्राइस एक्चुअल आएगी, मतलब उसके पहले वाले सभी कॉलम में स्टैंडर्ड आएगी। खत्म। फॉर्मूले कभी कंफ्यूज होना ही नहीं, इतना सिंपल से दो नियम है, और तीसरा तो और भी सिंपल है। तो ये तीन कॉलम, ये 4 कॉलम। इसमें माइट भी थोड़े 1-2 क्वेश्चन में आपको याद रखना पड़े, बाकी तो अपने आप आ जाएगा कि पहले कॉलम में क्वांटिटी स्टैंडर्ड, पहले कॉलम में आवर स्टैंडर्ड, पहले कॉलम में सेल में क्वांटिटी स्टैंडर्ड या बजट, देखेंगे आगे। लास्ट कॉलम में प्राइस, लेबर के केस में रेट एक्चुअल, और सेल के केस में सेल प्राइस एक्चुअल। बाकी उसके पहले वाले सभी कॉलम में प्राइस कौन सी आएगी? स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड, चाहे 3 कॉलम बने चाहे 4 कॉलम बने। तीसरा, इन केस ऑफ 4 कॉलम पुट, एक अल्फाबेट आएगा, देखते हैं क्या आएगा। खत्म। 31 फॉर्मूले -6, कितना? 25 फॉर्मूले अब आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और किसमें कंफ्यूजन नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट, 25 फॉर्मूले याद कर लो, कोई बड़ी बात नहीं फाइनल लेवल के लिए। उसमें कंफ्यूजन होता है 3 आवर्स में। अगर उसके पहले वाला क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है तो टेंशन जो क्रिएट होती है ना, वो फॉर्मूले भी आपको भूल जाते हैं। इसमें भूलने जैसा कुछ भी नहीं है। 3 कॉलम 4 कॉलम, पहले कॉलम में क्वांटिटी स्टैंडर्ड, लास्ट कॉलम में प्राइस एक्चुअल, दैट्स ऑल। ये अभी देखा नहीं अपन ने। अगर 4 कॉलम बन रहे हैं तो पुट इन सेकेंड कॉलम, एक अल्फाबेट जोड़ना पड़ता है, दैट्स ऑल। देखो भाई, अब मैं बना रहा हूं सिंगल टाइप ऑफ रॉ मटेरियल में, लिखना मना है। सिंगल टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, बोलते चलना, साथ में चलना। कितने कॉलम बनेंगे लिखना मना है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल सीधा। आज संडे स्पेशल 200 रुपए का फाइन। कितने कॉलम बनेंगे? 3 कॉलम बनना है। कॉलम कितने भी बने अपने को पता है, हर कॉलम में क्या मल्टीप्लाई होगा। कॉलम कितने भी बने ना, उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर मटेरियल है तो हर कॉलम में क्या मल्टीप्लाई होगा? क्वांटिटी इंटू, साथ में चलना भैया ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये बाद में आपको लिखने नहीं मिलेगा, आपको सेल्फ करना है। क्वांटिटी इंटू प्राइस। सेकंड में क्वांटिटी इंटू प्राइस, क्वांटिटी इंटू, क्या इसमें कोई बच्चा कंफ्यूज हो सकता है उन 3 आवर्स में भी? मुझे नहीं लगता इसमें कोई मल्टीप्लाई होगा, कंफ्यूजन आएगा कि मल्टीप्लीकेशन क्या हो, क्वांटिटी इंटू प्राइस। ठीक है, पहला रूल अपने अप्लाई कर दिया कि सिंगल टाइप ऑफ रॉ मटेरियल है तो कितने कॉलम? 3। अब सेकंड रूल अप्लाई करो। पहले कॉलम में क्वांटिटी आ रही है, हर कॉलम में क्वांटिटी आएगी। पहले कॉलम में जो क्वांटिटी आएगी वो स्टैंडर्ड, पहले कॉलम में जो क्वांटिटी आएगी वो स्टैंडर्ड। इसका मतलब ये बचे हुए कॉलम में फिर क्या? तो हाथ क्या लिख दो? एक्चुअल। फिर बोलो, ये हो गया क्वांटिटी। फिर लास्ट कॉलम में जो प्राइस आएगी वो, इसका मतलब बाकी
स्टैंडर्ड। अब देखो, अब पूरा लॉजिकल जाएगा, फॉर्मूले डेराइव हो चुके हैं। अब आपको ये नहीं रटना है कि 2 - 3 क्या होता है, अपने आप बता दोगे। सेकेंड और थर्ड को कंपेयर कीजिए, दोनों में एक सिमिलरिटी, बोलेगा कोई किसी को नहीं, अपने मन को बोलना है बस। सेकेंड और थर्ड में एक सिमिलरिटी है, और मतलब वो सिमिलरिटी है, मतलब वो डिफरेंस तो नहीं क्रिएट होगा। क्या सिमिलरिटी है? सिमिलरिटी है, सेकेंड और थर्ड कॉलम में एक सिमिलरिटी है। वहां पे भी क्वांटिटी एक्चुअल है, यहां पे भी क्वांटिटी एक्चुअल है, मतलब कौन सा वेरियांस तो नहीं आने वाला है, कौन सा वेरियांस तो नहीं आने वाला है, यूसेज वेरियांस तो नहीं आने वाला है, क्योंकि यहां पे भी हमने एक्चुअल क्वांटिटी लिया है, यहां पे भी हमने एक्चुअल क्वांटिटी लिया है। तो सेकंड और थर्ड का डिफरेंस यूसेज वेरियांस, तो क्या इसको रटना पड़ेगा क्या? नहीं, वो एक दो क्वेश्चन रुक जाओ, आपकी नजर बोल देगी यार ये तो क्वांटिटी सेम है, मतलब यूसेज वेरियांस नहीं होगा। तो डिफरेंस किस बात का है? ये कौन सी प्राइस हो, पूरा बोलना, फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा हूं, स्टैंडर्ड प्राइस, फुल फॉर्म कल बोला था अपन ने, पूरा फुल फॉर्म बोलो उसका। इनपुट की एक क्वांटिटी कितने में खरीदी जानी चाहिए थी, और ये इनपुट की एक क्वांटिटी कितने में खरीदी गई। तो सेकंड और थर्ड कॉलम में जो भी अमाउंट आ रहा होगा ना, इस अमाउंट का डिफरेंस क्या होगा, कौन सा वेरियांस कहलाएगा? मटेरियल प्राइस वेरियांस। और थोड़ा सा अटपटा लगेगा अभी आपको एक दो क्वेश्चन में आके, तो सीधा फिर नजर जाती है यार AQ सेम है, किस बात का डिफरेंस है? प्राइस का, मतलब खत्म हो गया। यहां पर बोलेगा कोई नहीं, बस सोचना है आपको, फर्स्ट और सेकंड कॉलम में एक सिमिलरिटी है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम में एक सिमिलरिटी है। क्या सिमिलरिटी है भाई? प्राइस सेम है। फर्स्ट कॉलम में भी जो प्राइस ली गई है वो कौन सी? स्टैंडर्ड प्राइस। सेकंड कॉलम में भी जो प्राइस ली गई है मटेरियल की वो स्टैंडर्ड प्राइस। मतलब कौन जवाबदार नहीं है यहां पे? परचेज डिपार्टमेंट जवाबदार नहीं है, क्योंकि प्राइस हमने क्या लिया है? सेम। अंतर किस बात का है? पूरा फुल फॉर्म बोलना है इसका। ये वो एक जन से पूछना पड़ेगा, बोलो विकास, AQ का पूरा फुल फॉर्म ना रे बेटा, वो नहीं है, पूरा अच्छे से बोलो ना उसको, कल लिखा भी था, सर्वज्ञ। बहुत बढ़िया। एक्चुअल आउटपुट के लिए जो क्वांटिटी लगी है नूरजहां, नहीं हाँ नहीं, ये बताएंगे आप, SQ। वाह यार, कभी कभी मैजिक भी होता है ना कोई कोई सही बोल देता है कभी कभी। तो SQ सही बोलिए, एक्चुअल आउटपुट के लिए जो लगना चाहिए था, दोनों में सिमिलरिटी, आउटपुट सेम, डिफरेंस है ये क्वांटिटी लगी है, ये क्वांटिटी लगनी चाहिए थी। मतलब ये कौन से डिपार्टमेंट का रोल है भाई? प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के रोल को क्या बोलते हैं? मटेरियल यूसेज वेरिएंस। और हमेशा इन सबका टोटल क्या कहलाएगा? पहले कॉलम और लास्ट कॉलम का टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। आप ये मत देखो कि सर ये तीन चीजें तो हम याद कर लेते हैं, आप ये देखो 25 फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस कॉस्मेटिक चेंज क्या आएगा? क्वांटिटी और प्राइस ना आके लेबर में आवर इनटू रेट, और सेल्स में यूनिट्स, क्वांटिटी कुछ भी बोल दो वहां पे, सेल्स की क्वांटिटी या यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। बस बाकी सब नियम सेम है, 25 फॉर्मूले आपके यहीं पे बन जाते हैं। ठीक है। दूसरा एडवांटेज, एडवर्स और फेवरेबल भी डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। 1 - 2 जाओगे, 2 - 3 जाओगे, 1 - 3 जाओगे, ऐसे जाते हैं अपन। अगर आंसर माइनस में आ रहा है, ब्लाइंडली क्या लिख देना? एडवर्स। आंसर प्लस में आ रहा है, फेवरेबल। ये दूसरा फायदा, मतलब आपका समय बचेगा उन 3 आवर्स में कि आप ये सोचो कि यार पैसे ज्यादा लगे तो मेरा प्रॉफिट कम होगा कि ज्यादा होगा, इतना समय नहीं है। क्लास में जो अपन क्वेश्चन करेंगे ना, अपन उसको लॉजिकली कर लेंगे, क्या ये एडवर्स क्यों आ रहा है। एग्जामिनेशन में तो बिल्कुल जरूरत नहीं, माइनस में आंसर आ रहा है मतलब एडवर्स, प्लस में आंसर आ रहा है तो फेवरेबल। तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट, जब रिवर्स वर्किंग वाले क्वेश्चन चालू होंगे, रिवर्स वर्किंग मतलब वेरिएंस आपको दिया रहेगा, आपको जो इनपुट डिटेल निकालना होगा ना, तो उसके लिए तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल वरदान है। इतना इजीली सॉल्व होते हैं रिवर्स वर्किंग वाले क्वेश्चन इस स्टेटमेंट से कि पूछो मत। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आप नॉर्मली फॉर्मूले के रट के करो तो रिवर्स वर्किंग वाले क्वेश्चन बहुत दिक्कत देते हैं। तो सिर्फ कितनी चीजें याद रखना है? 3। और 3 में भी जो आपको पूरा फोकस करना है वो किस पर? सिर्फ सेकंड पर। फर्स्ट में तो कोई टेक्निकल नहीं है, थर्ड भी बहुत सिंपल है, भी देखते हैं इसमें क्या आएगा। जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है वो सेकंड वाला रूल याद रखना है कि फर्स्ट कॉलम में क्वांटिटी स्टैंडर्ड, लास्ट कॉलम में प्राइस एक्चुअल, दैट्स ऑल। बड़े चलो जल्दी से आप बनाओ सिंगल टाइप ऑफ रॉ मटेरियल।
नहीं नहीं, सेल्फ करना है कुणाल, सेल्फ करना है। समीक्षा फोन बाद में, पहले पढ़ लेते। साहिल, चलो साहब बढ़े के आगे। 25 फॉर्मूले याद नहीं रखना है ना, बस ये 3 चीज। और मुझे लगता है बस सेकंड वाले पॉइंट में आपको 3-4 क्वेश्चन तक अलर्ट रहना पड़ेगा, बाकी फिर माइंड अपने आप ही जम जाएगी चीजें, तो बहुत टफ नहीं है। क्योंकि यार ये लेवल थोड़ी ना सीए फाइनल का फॉर्मूले रटते रहो, यहां पे लेवल है इंटरप्रिटेशन वाला, वो देखेंगे। उम्मीद है इसी टाइप से आया होगा। 2 मिनट और रहने दूं? नहीं, चलो अब लिखना बंद। अब क्या पढ़ना है? 2 और मोर टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल। इसमें तो और भी इंपॉर्टेंस जाता है इस 3 रूल का। 2 और मोर टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल। ये क्लियर है ना? अपन बार बार टाइप्स बोल रहे हैं, ना कि क्वांटिटी बोल रहे हैं। क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे हैं, मटेरियल के नेचर की बात कर रहे हैं। 2 या 2 से ज्यादा नेचर के मटेरियल है। चलो भाई, पहला नियम जल्दी से मुझे बता दो। पहला नियम, 4 कॉलम। क्यों? 2 या 2 से ज्यादा रॉ मटेरियल है। हर कॉलम में, बोलते चलना, मटेरियल है तो हर कॉलम में क्या आएगा? क्वांटिटी इंटू प्राइस। लेबर है तो ठीक है, तो क्वांटिटी लिखना मना है ना। क्वांटिटी इंटू प्राइस, क्वांटिटी इंटू प्राइस, क्वांटिटी इंटू प्राइस, क्वांटिटी इंटू प्राइस। अब मैं किसी को पूछूंगा, वो जवाब देगा। दिव्या बोलो आगे नियम। पहला नियम हो गया 4 कॉलम। बोलो आगे। हाँ आगे। नहीं नहीं नहीं, इस क्वांटिटी की बात करें पहले। ये लिख दिया एफ। आगे आगे। अरे सही बोल रहे हो, क्वांटिटी एफ लिख दिया। पहले क्वांटिटी वाला पूरा कंप्लीट करो ना, बाकी में चलो बस आगे मत बोलना। बोलो तिवारी जी आगे। लास्ट कॉलम में ये वाली प्राइस एक्चुअल। आगे बाकी स्टैंडर्ड। ठीक है, खत्म। अब 2 कॉलम आप ऐसे देखो, बिल्कुल हूबहू सेम नजर आ रहे हैं आपको, कोई अंतर ही नहीं है, बिल्कुल सेम नजर आ रहे हैं। कौन से? 2 और 3 सेम आ रहे हैं, तो कोई मतलब आएगा क्या? नहीं। तो अब अगर 4 कॉलम हैं तो कहां पे पुट करना है? पहले तो सेकेंड कॉलम में क्या पुट करना है? वो अल्फाबेट का नाम है आर। आर डिनोट फॉर रिवाइज। मैं लिखाऊंगा, रुको अभी। आर डिनोट फॉर
रिवाइज। तो बस यहां पे हम क्या लिख देंगे, अब क्या पुटअप करना बताओ, नया नियम क्या आ गया, तीसरा नियम यहां पे आर। क्या लेबर में भी ऐसा ही होगा? हाँ, लेबर में भी अगर 4 कॉलम बन रहे तो सेकंड कॉलम में आर आ जाएगा। सेल्स में भी अगर 4 कॉलम बन रहे तो सेकंड कॉलम में आर आ जाएगा, खत्म। तो जो मेन बार बार बोल रहा हूं ध्यान देना उस कौन से रूल पे, रूल नंबर 2 में, कि पहले कॉलम में क्वांटिटी आती है स्टैंडर्ड और लास्ट कॉलम में प्राइस आती है एक्चुअल। बाकी ध्यान रखने जैसा कुछ भी नहीं है 25 फॉर्मूले के लिए। अब देखो, अब आप ही बताना डिफरेंस क्या क्या है। अभी मैं कंपेयर कर रहा हूं थर्ड और फोर्थ। बोलेगा कोई नहीं, बोलेगा कोई नहीं, सबका हक है भाई, सबको सोचने दो। सिमिलरिटी सोचो और डिफरेंस भी आप ही सोचो, और जो भी डिफरेंस आएगा उससे ही वेरिएंस क्रिएट होगा, उस वेरिएंस का नाम सोचो। सिमिलरिटी है थर्ड और फोर्थ में, क्या दोनों में ही क्वांटिटी सेम है। ये वो क्वांटिटी है जो, बोलते चलो पूरा, जो नहीं पूरा कंप्लीट, जो एक्चुअल आउटपुट के लिए लगी है। इसलिए इतना बोल रहा हूं क्योंकि बाद में जाके जब लेवल बढ़ता है ना, तो ये चीज अगर आपके दिमाग में बैठ गई तो फिर आगे कभी भी दिक्कत नहीं आएगी जब फाइनल लेवल स्टार्ट होगा 7वें 8वें दिन से। तो ये बोलते चलो, ये वो क्वांटिटी है जो एक्चुअल आउटपुट के लिए लगी है। तो तीसरे और चौथे कॉलम में जो भी अमाउंट का डिफरेंस आ रहा होगा, दैट इज नॉट ड्यू टू क्वांटिटी। तो डिफरेंस किसके कारण आ रहा होगा? प्राइस का, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी जो आपने पढ़ा था। तो ये कौन सा वेरिएंस कहलाएगा? मटेरियल प्राइस वेरिएंस कहलाएगा। ठीक है साहब। अब पहले और तीसरे में सिमिलरिटी बताओ अपने आप को, और डिफरेंस अपने आप को ही बताना है। पहले और तीसरे में सिमिलरिटी और डिफरेंस। क्या सिमिलरिटी? प्राइस सेम, मतलब कौन सा डिफरेंस नहीं आएगा? प्राइस का। किस बात का डिफरेंस है? ये बोलते चलो, मन में नहीं बोलते चलो, जितना बोलोगे ना उतना वो बाद में दिक्कत नहीं देगा। ये वो क्वांटिटी है जो एक्चुअल आउटपुट के लिए लगी है, जबकि ये शॉर्टकट क्यों बोलते, बोल दो ना एओबी। ये वो क्वांटिटी है जो एक्चुअल आउटपुट के लिए लगनी चाहिए थी। मतलब किस बात का डिफरेंस है? क्वांटिटी का। तो इसको क्या बोलेंगे? मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अब यूसेज के कितने पार्ट होते हैं? 2। देखते हैं ये कौन सा पार्ट है। अब ये थोड़ा सा स्पेशल है, हैंडल विथ केयर। पहले तो मैं आरएक्यू का आपको फुल फॉर्म बता दूं। एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशो। अब डिफरेंस सोचो, सेकेंड और थर्ड में एक डिफरेंस है और 2 सिमिलरिटी के। पहले 2 सिमिलरिटी ढूंढो आप। और सिमिलरिटी से कभी भी वेरिएंस का नाम क्रिएट नहीं होगा, जो डिफरेंस है उससे वेरिएंस का नाम क्रिएट होगा। ये भूल जाओगे आप। सिमिलरिटी ढूंढना पहले, और एक नहीं 2 सिमिलरिटी है। बोलो भाई, पहली सिमिलरिटी प्राइस सेम है, ये पहली सिमिलरिटी। एक और सिमिलरिटी क्या? क्वांटिटी भी तो सेम है, ये भी तो एक्चुअल क्वांटिटी है और ये भी एक्चुअल क्वांटिटी है। तो ये 2 सिमिलरिटी है, डिफरेंस है। मतलब प्राइस का डिफरेंस नहीं है, और दूसरा एक और डिफरेंस नहीं है। कौन सा वाला? क्वांटिटी का भी डिफरेंस नहीं है। तो डिफरेंस फिर किस बात का है? प्राइस का डिफरेंस नहीं है, क्वांटिटी का डिफरेंस नहीं है, प्राइस गया, क्वांटिटी गया, तो डिफरेंस किस बात का बचा? रेशो का। कोई बता सकता है ये क्वांटिटी कौन से रेशो में है? ये क्वांटिटी एक्चुअल है, कौन से रेशो में है? एक्चुअल रेशो में। जबकि ये एक्चुअल क्वांटिटी कौन से रेशो में है? मतलब ये क्वांटिटी एक्चुअल रेशो में, बोलना आगे, ये क्वांटिटी एक्चुअल रेशो में लगी है। जबकि हम बोल रहे यही क्वांटिटी अगर स्टैंडर्ड रेशो में लगी होती, कि लगेगी, लगी होती तो क्या? तो मतलब हम सिर्फ और सिर्फ किसका रेशो क्या ढूंढ रहे हैं हम यहां पे?
मिक्स कि भैया ये भी एक्चुअल क्वांटिटी है, ये भी एक्चुअल क्वांटिटी है, ये भी स्टैंडर्ड प्राइस है, ये भी स्टैंडर्ड प्राइस है, बस अंतर है ये एक्चुअल क्वांटिटी किस रेशो में लगी है, एक्चुअल रेशो में, जबकि ये एक्चुअल क्वांटिटी हम बोल रहे हैं अगर लगी होती किस रेशो में, स्टैंडर्ड रेशो में, तो किस बात का अंतर है, रेशो का, मतलब इसको कौन सा मिक्स बोल देंगे, मटेरियल मिक्स वेरियांस, मिक्स का तो अंतर है, बाकी सब चीजें सेम है। और बाय डिफॉल्ट एक वेरियांस आता है, कल भी बोला था, इसका अपना कोई यूज नहीं होता, जिसका नाम है मटेरियल यील्ड वेरियांस। फिर भी अगर आपको दो सिमिलरिटी देखना है तो बताओ दो सिमिलरिटी क्या क्या है, 1 और 2 में दो सिमिलरिटी और एक डिफरेंस है, प्राइस सेम है, एक और सिमिलरिटी है, रेशो सेम है, ये एक्चुअल क्वांटिटी भी किस रेशो में है, स्टैंडर्ड, और भाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो हमेशा ही कौन से रेशो में होगी, स्टैंडर्ड। जो डिफरेंस है वो किस बात का है, ये है एक्चुअल क्वांटिटी और ये है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ किस बात का अंतर है, क्वांटिटी का, तो हम इसको बोल देंगे मटेरियल यील्ड वेरियांस, खत्म। ये इनिशियली थोड़ा सा आपको लगेगा नया क्या है, एक बार अगर इसकी प्रैक्टिस हो जाए तो मेरा चैलेंज है उन 3 आवर्स में कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं आएगा फॉर्मूला क्या था। दूसरा एडवांटेज, एडवर्स फेवरेबल को सोचना नहीं पड़ेगा, माइनस आंसर आ रहा है एडवर्स फेवरेबल, प्लस आंसर आ रहा है फेवरेबल। तीसरा सबसे बड़ा वरदान कहां पे साबित हो गए, रिवर्स वर्किंग वाले क्वेश्चन में। और बताना पहले और लास्ट कॉलम का हमेशा डिफरेंस क्या कहलाएगा, पहले और लास्ट कॉलम का हमेशा डिफरेंस क्या कहलाएगा, मटेरियल कॉस्ट वेरियांस, मतलब उसका कंप्लीट वेरियांस कहलाएगा। बड़े चलो बनाओ अपने मन से। मुझे शक है कुछ लोगों ने लिखा है, मैं आता हूं। एक एक वेरियांस को सोचना, सिमिलरिटी क्या है, डिफरेंस क्या है ना।
चलो साहब, हो गया क्या? और बच्चों का कॉल, क्या फर्क है एग्जामिनेशन में अलाउ है? आ रहा होगा, कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा, है ना? कितने लोगों के मन में है? बिल्कुल अलाउ है बेटा। इस स्टेज पर जो भी चीज बताई जाएगी वो आपको नंबर दिलाने के लिए बताई जाएगी, कभी भी फालतू चीज नहीं। ऐसे ही भी दिल से तो यही चाहता है यार, बच्चे का माइंड डेवलप हो। ये थोड़ी नहीं चाहता है कि फॉर्मूले रटे हो, तो उसको पैसे थोड़ी ना। बड़े छापने वालों ने छाप लिया, परिधि चलो। अरे लिख रहे हो तो वेट करूं, नहीं तो बढ़ूं। जोशी जी हो गया। अब आ जाओ आप, इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपन करेंगे और मटेरियल के क्वेश्चन आते हैं सेपरेटली 8-8 नंबर के। पेज नंबर 136। अभी मटेरियल का और भी पार्ट बाकी है, बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन अभी नहीं करना है उसको अपने को। पेज नंबर 136, क्वेश्चन नंबर 157। शुरू करें। कितने कॉलम बनेंगे बिना पढ़े, ऐसी नजर से ही पता लग जाता है। कितने कॉलम बनेंगे? 4। तो एक काम करो, जल्दी से वापस से 4 कॉलम बना दो। कुछ बच्चे बड़े शाणे, जो भी बनाया उसमें फिलअप कर देंगे। नहीं, वापस से क्वेश्चन नंबर 157 हेडिंग डालो। जैसे ही आपको पता लगता है कितने कॉलम डिवाइड हो गए, पहले कॉलम बना दो। और नीचे अच्छी स्पेस चाहिए ना, अभी जरूरत नहीं थी, यहां पे आपको स्पेस चाहिए। यहां पे अब आपका अमाउंट लिखना पड़ेगा। तो अगर आपका आधा पेज बचा है तो ये डायग्राम बनाना, नीचे करीबन 4-5 लाइन कम से कम चाहिए, बिना देखे बनाना भाई वापस से। प्रतीक भी हो, खंडेलवाल जी बना लो यार। नहीं है। अरे ईमानदारी से वापस से बनाना है, तो कुछ बच्चे बहुत ही शाणे कैटेगरी के होते हैं। प्रियाशा वापस से, इतनी जल्दी तो ना हो पाए। इतनी अच्छी आंखें होती तो बेटा 4। चलो हो गया बड़े। अब आप जल्दी से ये देखो, 4 कॉलम अपन ने बना लिया। कुछ बच्चे बोल रहे सर आप भी बनाओ। हाँ सर। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट दिया है? स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर 100 kg ऑफ केमिकल डी इज मेड अप ऑफ केमिकल ए, केमिकल बी, केमिकल सी। तो बताओ आउटपुट कौन सा है और इनपुट कौन सा है? जल्दी बोलो यार। आउटपुट है केमिकल डी और इनपुट कितने हैं उसके? 3, केमिकल ए, केमिकल बी और केमिकल सी। और कौन सी कॉस्ट दिया है? स्टैंडर्ड कॉस्ट 30 kg, 40 kg और 80 kg। और कुछ नया बता सकते हैं इससे? रेशियो भी हमें पता लग गया, किस रेशियो में लगना चाहिए केमिकल? 3:4:8 के रेशियो में लगना चाहिए। रेशियो अगर चेंज हो जाएगा तो क्वालिटी सफर होगी नहीं होगी? बिल्कुल होना। चाहे महंगा मटेरियल ज्यादा लगाओ, चाहे सस्ता मटेरियल ज्यादा लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वालिटी तो सफर होना है। क्या क्या रेट में आना है? 4 रुपए, 5 रुपए और 6 रुपए। इन अ बैच 500 kg ऑफ केमिकल डी। क्या है केमिकल डी?
ये बोलना बड़ा जरूरी है ना, तो समझ में नहीं आता क्या चीज है। 500 kg ऑफ केमिकल डी वर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ मिक्स ऑफ, कोई तीनों मटेरियल, रेशो दिया है और इस बार कॉस्ट कैसी दे दिया टोटल में, ठीक है। पर केजी में निकालना तो क्या कर देंगे 588 डिवाइडेड बाय 140, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या इस क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड निकालने की जरूरत है? बोलेगा कोई नहीं, बोलेगा कोई नहीं। एक्चुअल तो दिया हुआ है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने की जरूरत है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड क्वांटिटी बिल्कुल भी निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? दिया है, कहां दिया है? बोला है भाई, क्या बोला है? देखो, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट रेडीमेड बोला है। तो निकालेंगे क्या इस क्वेश्चन में? यस, निकालेंगे। क्वेश्चन बहुत बहकाएगा आपको, और अड़ीग रहना है, बिल्कुल फर्म रहना है। हमारा स्टैंडर्ड किसके आधार पे निकलेगा? तो क्या क्वेश्चन ने गलत बोला है क्या? लैंग्वेज स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर 100 kg, वो उसकी लैंग्वेज है। हमारी लैंग्वेज जो स्टैंडर्ड की होगी वो किसकी होगी? एक्चुअल आउटपुट की। तो बहुत पहला क्वेश्चन है। अभी आगे चलो, जब बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं ना, ऐसा प्रेम प्यार से आपको उलझाएगा वो क्वेश्चन में, और इतिहास गवाह है, बच्चों का अगर कहीं गलत होता है तो बस वो यहीं पे होता है। इतिहास गवाह, ये तो सब चीजें रेडीमेड देता है स्टैंडर्ड। ये अलर्ट वाला नियम है, स्टैंडर्ड हमेशा किसके आधार पे निकलेगा? एक्चुअल आउटपुट के आधार पे निकलेगा। अगर 1000 क्वेश्चन आप स्टैंडर्ड के करो तो चैलेंज है 999 क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड नहीं देगा। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है जिसमें स्टैंडर्ड आपको रेडीमेड देता है। 999 टाइम्स आउट ऑफ 1000 टाइम, मतलब 99.9% स्टैंडर्ड आपको ही निकालना पड़ेगा। तो ये नहीं दिया है आपको। दिया तो यार स्टैंडर्ड, वो किसके लिए दिया है? 100 के लिए। हमारा एक्चुअल आउटपुट कितना है? कहां लिखा है? ये लिखा है 500 kg ऑफ आउटपुट वर प्रोड्यूस। चलो, तो सबसे पहले सिंपल, इधर ध्यान देना, पहले सबसे सिंपल, पूरा ध्यान इधर रखना भाई। नॉलेज इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय बचाना भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या करा करो, जो चीजें आपको रेडीमेड दिया है पहले वो लिख दो। 4, 5, 6 बोलते चलना। बस हो गए मजे। इस क्वेश्चन में आप एकी और एपी अलग अलग लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखो तो भी चलता है। अकलमंदी है, जो दिया है उसको यूज कर लो। क्या क्या? 588, 10, फिर 28। चाहते तो आप अलग अलग कर दो, वो भी ऑप्शन है, लेकिन कोई बेवकूफी, कोई मतलब नहीं। एक क्यू दिया हुआ है, देखो 140, 220। बहुत दिन हो गए, एक डायलॉग मैंने आपको नहीं चिपकाया, वो चिपका ही दूं। लिखने का ही कमाल है कॉस्टिंग में। अब आप देखो, अब आपका पूरा माइंड ये सोचेगा कि मुझे सिर्फ दो चीजें निकालना है। एक जो एक कंफर्ट जोन होता है ना, वो 3 आवर्स में आना बड़ा जरूरी है कि यार पूरा क्वेश्चन हो चुका है। सबसे पहले आपने कॉलम बना लिया, फिर जो जो दिया था वो लिख दिया। अब आपका पूरा ध्यान दो चीज निकालने में जाएगा। क्या? RAQ और SQ। खुद ही महसूस करोगे हाँ यार कितना क्वेश्चन लाइट हो गया। अपन अपने आप बल्कि बनाएंगे। रिकमेंडेड है पहले RAQ निकाल लो। RAQ का फुल फॉर्म बोलना, एक्चुअल क्वांटिटी। तो पहले तो एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल बताना। 140 प्लस 220 प्लस 440, 800 क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी तीनों मटेरियल की मिलाकर। हमें क्या निकालना है? RAQ। RAQ में क्वांटिटी कौन सी है? RAQ में क्वांटिटी कौन सी है? एक्चुअल या स्टैंडर्ड? एक्चुअल जो दिया हुआ है। कितनी है एक्चुअल? 800। तो RAQ का मतलब बोलो वापस से। एक्चुअल क्वांटिटी अमाउंट में बोलो। अमाउंट में 800 या 140? 800। एक्चुअल क्वांटिटी 800 इन स्टैंडर्ड रेशो। क्या है स्टैंडर्ड रेशो? 3:4:8। ठीक है, तो अब एक काम करो, इस 800 को अगर आप बांट दोगे क्या रेशो में? 3:4:, कोई लॉजिक नहीं है ना, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। लॉजिक यहां पे आपको लगाना पड़ेगा SQ निकालते समय। बोलना 160, 213,
427। कोई बताइए ये क्या आ गया? एक्चुअल क्वांटिटी अगर 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 स्टैंडर्ड रेशो में लगी होती तो क्या? सही है, एक्चुअल क्वांटिटी अगर स्टैंडर्ड रेशो में लगी होती तो क्या? दिव्या विजय बाद में लिखना है, पहले समझो। 160, 213, 4। अब पूरा ध्यान सब किस में जाएगा? अब मैं तो हमेशा रिकमेंड करूंगा एसक्यू हमेशा लास्ट में निकालो। क्यों? अगर बिना लिखे अगर आप एसक्यू में जाओगे ना तो माइंड फ्री नहीं रहेगा, तो ज्यादा प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। अब जब भी एसक्यू निकालना, वो अगर सेंटेंस आपने अपने मन में नहीं बोला और एक ओवर कॉन्फिडेंस वाली स्टेज आ गई थोड़े 3-4 दिन बाद कि हमें तो एसक्यू निकालना आ गया, वहीं पे आपका गलत हो जाएगा, चैलेंज है। तो एसक्यू के लिए वापस बोल दो उसकी लाइन, क्या? एक्चुअल आउटपुट। ये बोल दिया ना तो 99 नहीं 100% आपका सही होगा। एक्चुअल आउटपुट के आधार पर जो क्वांटिटी निकाली जाएगी उसको हम क्या बोलते हैं? एसक्यू। तो अब देखो बहुत सिंपल है, ये स्टैंडर्ड है एक्चुअल है? पहले तो ये बता दो स्टैंडर्ड कितने के लिए? 100 के लिए। मुझे स्टैंडर्ड किसके लिए निकालना है? एक्चुअल आउटपुट के लिए। एक्चुअल आउटपुट कितना है? 500। तो 30 kg लगता है कितने के लिए? तो बताओ जरा, कल भी बताया था 30 डिवाइडेड बाय 100 या 100 डिवाइडेड बाय 30। जो भी चीज निकालना हो वो हमेशा न्यूमरेटर में। रॉ मटेरियल निकालना है ना तो 30 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 500। सिंपल। कितना? 120। अरे तो चिल्लाते क्यों? ठीक है ना। एसक्यू ए 30 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 500 150। बी बोलना 1 200। सी 400। तो 150 200 और 400। अब टोटल निकालो। विकास भैया कुछ समय गुजारो यार कैलकुलेटर में। सर्वज्ञ बोलो भाई। 4000 4267 4300 4504। अब मैं पहले आपको एग्जामिनेशन के लिए बता दूं कि कैसे एडवर्स और फेवरेबल निकालना है, फिर अपन लॉजिकली सोच लेंगे एडवर्स फेवरेबल कैसे निकाला जाता है। पहले एग्जामिनेशन के लिए आपको पता है ये 1 - 2 तो 4000 - 4267। तो आंसर जो भी आएगा माइनस में आएगा प्लस में आएगा? आंख बंद करके लिख दो 267 एडवर्स। फिर 4267 - 4300 माइनस में आएगा, मुद्दे की बात यह है। तो अगेन एडवर्स। इस क्वेश्चन में लगभग सभी एडवर्स है तो फेवरेबल नहीं है। आगे आएगा 4300 - 4504 एडवर्स। माइनस में आंसर आया मतलब एडवर्स, प्लस में आंसर आया मतलब फेवरेबल। अब अपन थोड़ा लॉजिकली समझ ले। ये पहले एडवर्स आ रहा है, फेवरेबल आ रहा है मैथमेटिकली। 204 आया, माइनस में प्लस में -1। हमेशा 3 - 4 करेंगे तो माइनस में आ रहा है मतलब एडवर्स। अपन सोच सकते हैं इसको कैसे एडवर्स आ रहा है। तो बता सकता है लैंग्वेज में कैसे? एग्जामिनेशन के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन ये लॉजिक भी आना चाहिए कि आपने उसको एडवर्स कैसे बोला। एग्जाम में तो सिंपल माइनस आंसर आया, आंख बंद करके एडवर्स लिख दो। कैसे कैसे? लैंग्वेज में कैसे बोले? कैसे बोले मैडम? बेटा बोला सही बिल्कुल आपने, थोड़ा सा और डिटेलिंग कर दो ना। 4300 को बोलो वो क्या चीज है, 4504 को बोलिए वो क्या चीज है, बोलो बिल्कुल सही। थोड़ी डिटेलिंग नहीं, मैं तो बोल रहा हूं 4300 को पहले आप बोलिए ना, क्या बोलेंगे? बोल बिल्कुल सही रहा, थोड़ी लैंग्वेज डिटेलिंग चाहिए मुझे। ये भी सही बोला, और थोड़ा जोड़ दो उसमें। देखो 4300 को क्या बोलेंगे? जो एक्चुअल क्वांटिटी खरीदा वो 4300 में खरीदी जानी चाहिए थी।
बोलते चलना लैंग्वेज, क्योंकि देखो एग्जाम में काम नहीं आएगा, मैं खुद बोल रहा हूं एग्जाम में तो सीधा माइनस आंसर आया, एडवर्ब लिखना है, इतना समय नहीं है वहां पे ज्ञान बांटने का, वहां पे नंबर स्कोर करना है। तो 4300 को अपन अपने लिए तो अभी तो बोल सकते हैं 4300 क्या, जो एक्चुअल क्वांटिटी, बोलते चलना, खरीदी, खरीदा जो भी है, उसे 4300 में खरीदा जाना चाहिए था, जबकि वही क्वांटिटी या दूसरी क्वांटिटी, वही क्वांटिटी कितने में खरीदी गई, 4504 में, क्वांटिटी वही है लेकिन वो ज्यादा में खरीदी गई, पैसे आपने ज्यादा दिया मतलब प्रॉफिट आपका आएगा कम, और प्रॉफिट अगर कम आएगा मतलब वेरिएंस एडवर्स। इतना दिमाग लगाना ही नहीं एग्जाम में। 4300 माइनस 4504, कैलकुलेटर में माइनस का आंसर आया, आंख बंद करके एडवर्स लगा दो। इसको बोलो 4267 और 4300 को लैंग्वेज में भी आना चाहिए। मैं लिखा दूंगा एक बार आपको ये लैंग्वेज, है ना, बाद में कभी आपको, जिन बच्चों का टाइम लेट है उनके अगर शौक बढ़े कि नहीं यार लॉजिकली पढ़ेंगे, करना तो एग्जाम में यही पड़ेगा, माइनस प्लस। 4267 और 4300 को आप कैसे कंपैरिजन करेंगे, क्या बोलेंगे, बोलो यश भाई। सिटी जी, हाँ, 4267 को बता दो या 4300 को बता दो। कंपेयर कर रहे, याद रखना सेकंड और थर्ड, तो लैंग्वेज उस टाइप की आनी चाहिए। बोलो प्रियंका। खुशबू, शुरुआत तो ऐसी शानदार करी थी, फिर एकदम से राजधानी पकड़ ली तूने। पैसेंजर ही चलने देना ट्रेन। एक्चुअल क्वांटिटी अगर स्टैंडर्ड रेशो में लगी होती, कौन सी क्वांटिटी, तो हमारी जेब से लगने चाहिए थे 4267, जबकि वही एक्चुअल क्वांटिटी किस रेशो में लग गई, एक्चुअल रेशो में, तो कितने रुपए लग गए, 4300। एक्चुअल क्वांटिटी अगर स्टैंडर्ड रेशो में लगी होती तो लगने थे 4267, वही एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल रेशो में लगने के कारण कितने रुपए लगे, 4300। कितने रुपए ज्यादा लग गए रेशो के कारण, 33 रुपए, तो ज्यादा लग गए ना, तो खर्चा ज्यादा तो प्रॉफिट कम, प्रॉफिट कम मतलब वेरिएंस एडवर्स। इसको बोल सकते हो वही, जो आउटपुट आया उसमें जितना मटेरियल लगना था वो 4000 रुपए के इक्विवेलेंट लगना था, जबकि एक्चुअली जो मटेरियल लगा वो कितने के बराबर लगा, 4267 के बराबर लगा। तो कितने रुपए का मटेरियल आपका ज्यादा लगा, 267 रुपए का मटेरियल ज्यादा लगा। सर मटेरियल ज्यादा लगा तो आउटपुट भी तो ज्यादा आया होगा, कोई प्रूव करो उसको। नहीं सर ऐसा नहीं हुआ होगा, सिंपल लॉजिक है, मटेरियल ज्यादा लगा तो हो सकता है आउटपुट भी ज्यादा आया हो। बोलो अर्पित। ये वाला नहीं, हम तो मटेरियल बोल रहे हैं। अगर मटेरियल ज्यादा लगा है तो भाई आउटपुट भी तो ज्यादा आया होगा ना, प्रूव करो। नहीं सर ऐसा नहीं हो पाएगा। शालिनी, सब अंधेरे में तीर मार रहे हैं ना। देखो सवाल वही था, मैंने उसको घुमा दिया तो आप भी घूम गए। आउटपुट अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये भी एक्चुअल आउटपुट के लिए और एसक्यू भी किसके लिए निकला है, एक्चुअल आउटपुट के लिए निकला है। आउटपुट तो दोनों में सेम है, आउटपुट तो दोनों में सेम है। तो जो मटेरियल ज्यादा लगा है उससे आउटपुट ज्यादा नहीं आया, उसी आउटपुट को बनाने के लिए आपने मटेरियल क्या लगाया है, ज्यादा लगाया, मतलब एबनॉर्मल लॉस हुआ है। ऐसा बड़े छापो उसको जल्दी से। यहां पे कुछ भी नहीं लिखा जाता ना। ये क्वेश्चन मैं पूरा करा रहा हूं, अगला क्वेश्चन सभी को अपनी कॉपी में पूरा करना पड़ेगा। अच्छा पहले ही छाप लिया पारुल ने।
चलो साहब हो गया क्या लिख के? अब ये नीचे का भी लिख दो, वर्किंग नोट है ये। पहला वर्किंग नोट RAQ, सेकेंड वर्किंग नोट SQ, कुछ भी दिक्कत आए कहीं भी तुरंत पूछ लेना भैया ना, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। उनको तो ये स्टेटमेंट ही नहीं समझ में आया होगा क्या बन रहा है, क्योंकि लेट आए थे तीनों जन। चलिए हो गया। अब देखो उसको लिखना कैसे है, क्या क्या पूछा है पहले अपने से बताओ, कौन कौन से वेरिएंस पूछा है? यील्ड, मिक्स और प्राइस फैक्टर। और किस डिनोमिनेशन में पूछा है? 100, जबकि अभी अपन ने किस डिनोमिनेशन में निकाला? 500, तो उसको लिख देंगे। चलो पहला वेरिएंस, ऊपर नहीं लिख सकते आप, ध्यान देना, यहां पे नहीं लिख पाओगे, ये वर्किंग नोट है। मेन आंसर अब आपका स्टार्ट होगा और जिस सीक्वेंस में पूछा उसी सीक्वेंस में आपको बताना है। वेरिएंस डिफरेंस ऑफ कॉलम नंबर, वर्किंग और वेरिएंस अमाउंट। पहला क्या पूछा है? मटेरियल यील्ड वेरिएंस। बोलना भाई, ऊपर आपने देखो यील्ड वेरिएंस में कौन कौन से कॉलम का डिफरेंस है? 1 - 2। 1 का अमाउंट बोलना 4000, 2 का अमाउंट बोलना 42। ये मैं आपको समझा रहा था, डायरेक्टली आप लिख सकते हो 267 हमारा क्या है? एडवर्स। लेकिन किस डिनोमिनेशन में पूछा है उसने? 100 kg के डिनोमिनेशन में पूछा है, तो दैट इज, बोलना भाई इसको डिवाइड करना 500 से और मल्टीप्लाई करना 100 से। $50.4 पर 100 kg। जबकि ये तरीका गलत है ना, कोई एबनॉर्मल लॉ ऑफ सेम क्वांटिटी से हर बैच में नहीं लगता। ठीक है, पूछा है इसलिए लिख रहे हैं कि तरीका गलत है। ये है ना मेन आंसर, इस टाइप से आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। सेकंड क्या पूछा है देखो, मिक्स का कॉलम देखो ऊपर स्टेटमेंट से, सेकंड माइनस थर्ड। अमाउंट का कॉलम देखो सेकंड का 4267 माइनस। अगर आप ये कॉलम नहीं बनाएंगे और ऊपर ही इसका आंसर लिख देंगे तो डेफिनेटली आपके नंबर डिडक्ट हो सकते हैं। ₹33, दैट इज 6.6 पर 100 kg। लास्ट क्या पूछा है? वेरिएंस प्राइस। कॉलम बोलना थर्ड माइनस 4, थर्ड कॉलम का टोटल 4300, फोर्थ कॉलम का टोटल, अरे कोई बोलेगा 4504, कितने रुपए? अरे ये क्यों नहीं लगा रहे हो भाई? एडवर्स नंबर डिडक्ट हो जाएंगे, एडवर्स लगाना पड़ेगा। रुपये कितना? 204 एडवर्स, दैट इज 40.8 एडवर्स पर 100 kg। ये अब कहलाएगा आपका एक कंप्लीट आंसर। ऊपर वाले वर्किंग नोट थे, ये आपका मेन आंसर है।